नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। आज हम लोग वर्ग 7 की गणित की पुस्तक की प्रथम अध्याय पूर्णांक की समझ के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व की कक्षा में हमने पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या की जानकारी ली है। आज की कक्षा में पूर्णांक को समझेंगे ही साथ उसके जो विभिन्न गुण धर्म हैं, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, विभिन्न प्रकार की संक्रियाओं से संबंधित जितने भी गुण धर्म हैं, संबरक होने का, क्रम विनिमय होने का, साहचर्य का, वितरण का, इन नियमों की भी चर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पूर्णांक की पूर्व समझ से। पहले से हमने समझ के रखा है कि पूर्णांक एक ऐसा परिवार है जिसमें सभी पूर्ण संख्याएं धनात्मक, ऋणात्मक एवं शून्य को सम्मिलित किया गया। एक बड़ा सा परिवार है, इसमें ऋणात्मक भी है, धनात्मक भी है और शून्य भी है। धनात्मक और ऋणात्मक की समझ हम लोगों ने प्राप्त की है पूर्व कक्षा में, लेकिन आइए फिर से एक नज़र डाल लेते हैं। जैसे हम जिस भी तल पर हैं, यदि हम जहाँ खड़े हैं और वहाँ से ऊंचा कोई स्थान है, जैसे कोई पहाड़ है, कोई पेड़ है, तो हम कहते हैं कि ये इतना ऊंचा है, ऊंचाई की बात करते हैं। और वहीं यदि हम किसी कुएं की बात करें तो कुएं की ऊंचाई नहीं, कुएं की गहराई की बात करते हैं। दोनों एक समान यूनिट में मापा जाता है, लेकिन जहाँ एक ऊंचाई है तो दूसरा गहराई है। तो एक को यदि हम धनात्मक दिखाते हैं तो दूसरे को ऋणात्मक संख्याओं से डिनोट करते हैं या दर्शाते हैं। अब जैसे हमने ऊंचाई और गहराई का उदाहरण दिया, आप इसी प्रकार से आम जीवन के और भी उदाहरण ढूंढिए और सोचिए कि कहाँ एक दूसरे के विपरीत होता है। जैसे हम बात करते हैं लाभ और हानि की। लाभ आप समझते हैं, किसी वस्तु को कम में खरीद के अधिक में हमने बेचा, लेकिन जितना में खरीदा उससे भी यदि कम में बेच दें तो इस स्थिति में हानि हो जाती है। तो यदि हम लाभ को धनात्मक से दिखाते हैं तो हानि को किस चीज़ से दिखाते हैं? ऋणात्मक संख्याओं से दिखाते हैं। तो धनात्मक यदि आगे बढ़ने को कह रहे हैं तो ऋणात्मक हम लोग पीछे हटने को कह रहे हैं। तो ऐसे और भी आप विभिन्न प्रकार के उदाहरण आम जीवन से सोच सकते हैं। जैसे आप यदि पैसा जमा कर रहे हैं तो पैसा जमा करना यदि धनात्मक है, पॉजिटिव है, तो यदि पैसा हम निकासी करें, उसमें से निकाल लें, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? खुद से सोचिए। पैसा तो ही है, यूनिट तो सेम है, लेकिन जहाँ एक को हम धनात्मक में दिखा रहे थे तो दूसरी तरफ उसको हम ऋणात्मक में दिखाएंगे। आप अक्सर अखबार वगैरह पढ़ते हैं तो सुना करते हैं कि औसत से अधिक बारिश हुई या औसत से कम बारिश हुई। तो जहाँ हम औसत से अधिक बारिश को धनात्मक संख्या से डिनोट करते हैं, वहीं औसत से कम बारिश को हम लोग ऋणात्मक संख्या से डिनोट करते हैं। इस प्रकार से कई उदाहरण हैं, उसे आप आपस में चर्चा करके और अधिक से अधिक उदाहरण सामने लाइए। यदि धनात्मक और ऋणात्मक का कॉन्सेप्ट आपको पता है, पूर्व की कक्षा में भी आपने पढ़ा है, तो आइए इसे हम एक संख्या रेखा पर दिखाते हैं। संख्या रेखा की भी जानकारी आपको पहले से है, फिर भी एक बार पुनरावलोकन कर लें, दोहरा लें। संख्या रेखा या नंबर लाइन क्या हो रहा है? एक लाइन होता है, सरल रेखा, जिसके मध्य में हम लोग शून्य को रखते हैं और दाईं ओर बढ़ती हुई संख्याएं क्रमशः इस पर रखी जाती है, जैसे 1, 2, 3 और इसी प्रकार बढ़ता जाता है। बढ़ती हुई संख्या का मतलब इधर यदि हम धनात्मक संख्याएं रखे हैं तो इसके पूर्व की जो संख्या होगी, पहले की जो संख्या होगी, जिसे हम बाईं ओर रखेंगे, ये ऋणात्मक संख्याएं होंगी, -1, -2, -3 और इसी प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। संख्या रेखा यदि आप देख रहे हैं तो आप पाएंगे कि बीच में 0 है, दाईं ओर की संख्याएं बढ़ती हैं और जैसे ही हम लोग बाईं ओर चलते हैं तो उसका मान कमने लगता है। कहीं से भी आप कहीं भी संख्या रेखा पर हैं, यदि दाईं ओर चलेंगे तो उसका मान बढ़ेगा, बढ़ता है।
और कहीं से भी यदि आप बाईं ओर चलेंगे तो उसका मान घटता है। आप संख्या रेखा पर देख करके बता सकते हैं। यदि हम कह दें कि 3 से लेकर -1 के बीच की कितनी संख्याएं हैं, तो आप ढूंढ सकते हैं कि 3 और -1 के बीच की कौन कौन सी संख्याएं हैं। अब इसमें बड़ा कौन है, छोटा कौन है, ये आप संख्या रेखा से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसके आधार पर हम कुछ जोड़ना, कुछ घटाना, जैसे किसी में यदि कुछ ऐड करना है, जोड़ना है, तो बढ़ाने के लिए, जोड़ने के लिए हमको किधर चलना पड़ेगा, दाएं चलना पड़ेगा। और यदि कुछ घटाना है तो उसके लिए हमको किधर चलना पड़ेगा, बाएं चलना पड़ेगा। इस प्रकार से संख्या रेखा में और एक खास बात है, सबसे मिडिल में कौन आ रहा है, 0। तो थोड़ा शून्य को और हम अच्छे से समझ लें। शून्य जो है आपका, जिसे हम लोग 0 कह रहे हैं, इसके प्रॉपर्टी की यदि बात करें, गुण धर्म की बात करें, तो आप देखेंगे कि शून्य को हमने ना तो धनात्मक में रखा है और ना ही ऋणात्मक संख्या में रखा है। यानी धनात्मक संख्याओं का यदि समूह बनाएंगे तो उसमें भी शून्य नहीं आएगा। ऋणात्मक संख्याओं का यदि समूह बनाया जाए, ग्रुप बनाया जाए, तो उसमें भी शून्य को शामिल नहीं करेंगे। अर्थात हम ये कह रहे हैं आपको कि शून्य का पहला गुणधर्म ये हो गया कि यह ना तो धनात्मक है, ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। शून्य आपके बाउंड्री लाइन पर है, ना तो ये पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है। लेकिन यदि हम बात करें अधनात्मक की और अऋणात्मक की, यदि शाब्दिक अर्थ आप समझना चाहें तो अधनात्मक का मतलब ऋणात्मक ही आपको मिलेगा। लेकिन ऋणात्मक में जहाँ 0 को नहीं रखते हैं, वहीं अधनात्मक वाले ग्रुप जब बनाएंगे, समूह जब बनाएंगे, तो उसमें हम लोग 0 को शामिल करेंगे। क्योंकि अधनात्मक का मतलब जो धनात्मक नहीं है, और 0 तो धनात्मक नहीं में आता है, 0 नहीं ऋणात्मक में भी आता है। तो 0 धनात्मक या ऋणात्मक तो नहीं है। लेकिन यदि आपको कभी अधनात्मक का ग्रुप बनाना पड़ जाए, अधनात्मक संख्याएं, नॉन पॉजिटिव नंबर्स, अधनात्मक संख्याओं का यदि हम लोग समूह बनाएं, तो इसमें शून्य को शामिल करेंगे और साथ ही साथ सभी ऋणात्मक संख्याएं शामिल होंगे। इस प्रकार का समुच्चय बनेगा, सेट बनेगा आपको। और यदि अऋणात्मक संख्या की उसी प्रकार हम बात करें, अऋणात्मक संख्याओं का यदि एक ग्रुप बनाना हो, समूह बनाना हो, तो उसमें भी शून्य को रखेंगे। साथ ही साथ बाकी जो भी संख्याएं हैं धनात्मक के रूप में, इन सारी संख्याओं को हम समूह में रखेंगे। तो शून्य क्या है आप समझ गए। शून्य ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। लेकिन किसी की भी यदि काउंटिंग शुरू करना होगा हम लोग, तो शून्य से ही स्टार्ट करके 1 तक पहुँचते हैं। लेकिन यदि हम बात करेंगे अधनात्मक संख्याओं के समूह या अऋणात्मक संख्याओं के समूह, तो उसमें हम शून्य को शामिल करते हैं। हमने जाना है कि पूर्णांक में कहाँ धनात्मक का उपयोग कर रहे हैं, कहाँ ऋणात्मक का उपयोग कर रहे हैं, और संख्या रेखा पर किस प्रकार से बढ़ना है और घटना है। जोड़ और घटाव की यदि हम बात करें संख्या रेखा की सहायता से, तो आपको पता है, कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा है -3 के साथ 4 का जुटना, तो कैसे करेंगे, -3 पर पहले पहुंचिए और आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ ऐड करना है। ऐड करने का मतलब क्या है, उसको बढ़ाना है, उसके वैल्यू को कितना बढ़ाना है, 4। तो जैसे ही बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए संख्या रेखा पर हम किधर की ओर चलेंगे, दाएं की ओर चलेंगे। तो दाएं की ओर चलिए, 1 2 3 4, और आप कहाँ पहुँच रहे हैं, 1 पर। यानी इसका उत्तर आप संख्या रेखा की सहायता से 1 प्राप्त कर सकते हैं। इस प्रकार से कहीं से भी आप घटाने या बढ़ाने का काम कर सकते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 - 5, ऐसे आप जोड़ घटाव आपको पता है, और पूर्णांक के साथ आपने जोड़ घटाव की क्रिया पूर्व की कक्षा में की है। लेकिन संख्या रेखा की सहायता से यदि आपको चलना होगा, तो 2 से चलना है
माइनस, माइनस का मतलब शाब्दिक अर्थ है घटाव का अर्थ घटना, और प्लस जहाँ चिन्ह है उसका शाब्दिक अर्थ है बढ़ना। तो जब 2 में से घटाव करना है हमको 5, तो 2 पर पहुँचिए और 5 घटिए। घटने का मतलब किधर की ओर चलना होगा आपको, बाईं की ओर। तो 1 2 3 4 5, और इस प्रकार से आप उत्तर तक आसानी से पहुंच जाते हैं और आपको प्राप्त हो गया -3। तो यदि आप संख्या रेखा समझते हैं तो काफ़ी आसानी से संख्या रेखा की सहायता से धनात्मक ऋणात्मक संख्याओं का जोड़, घटाव इत्यादि इत्यादि कर सकते हैं। बात यदि कहें तो ये कह सकते हैं कि शून्य के बाद की संख्याएं बढ़ते क्रम में और पूर्व की संख्याएं घटते क्रम में होती हैं। कौन बड़ा है कौन छोटा है आपको पता है? यदि इसको हम व्यापक रूप से लिखें और ऐसा कहें कि यदि कोई संख्या a है, ये संख्या b से ग्रेटर है, बड़ी है, तो इसमें यदि ऋणात्मक चिन्ह लगा देंगे, जो -a होगा वो -b से अब बड़ा ना हो करके उतना ही छोटा हो जाएगा। यानी जो संख्या जितनी बड़ी थी ऋणात्मक चिन्ह लगने के बाद वो उतनी ही छोटी हो जाती है। किसी भी संख्या के विपरीत चिन्ह की जो संख्या है, यानी धनात्मक के लिए ऋणात्मक और ऋणात्मक के लिए धनात्मक, उस विपरीत चिन्ह वाले संख्या को हम लोग योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम या इसे योज्य प्रतिलोम भी कहा जाता है, कहीं कहीं योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे एडिटिव इन्वर्स का नाम देते हैं, एडिटिव इन्वर्स। एक बार नाम अच्छे से सीख जाइएगा तो इसी नाम का बार बार उपयोग आपको आगे की कक्षाओं में भी होगा। योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम क्या है? प्रतिलोम का मतलब मुख्य रूप से इन्वर्स है, उल्टा है, और उल्टा में भी कैसा, योग वाला। मतलब ऐसी दो संख्याएं जिसको यदि जोड़ें तो योगफल शून्य हो जाए, 0 हो जाए, तो वे दोनों आपस में एक दूसरे के योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहलाते हैं। इसे आप साधारण रूप से ऐसे भी समझ सकते हैं कि किसी भी संख्या के विपरीत चिन्ह वाले संख्या को योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि हम कहें कि 6, तो 6 का योज्य प्रतिलोम, जैसा हमने भी आपको बताया कि इसका विपरीत चिन्ह वाला होगा, तो 6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, -6 है। दोनों सेम ही चीज़ है, सिर्फ चिन्ह को उलट दिया हमने। और ऐसा क्यों है? यदि पूछेगा कि हम इसको क्यों योज्य प्रतिलोम कहते हैं, तो हमने कहा कि जो योज्य प्रतिलोम है, यदि दोनों को जोड़ने से शून्य आ जाए, 6 के साथ यदि -6 को मिला दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो आप पाते हैं कि इसका रिजल्ट कितना हो जाता है, 0। अतः इन दोनों को एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम कहते हैं। उसी प्रकार हम कहें कि -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसके विपरीत चिन्ह वाले, यानी माइनस लगा हुआ है तो माइनस हटा दीजिए, सिर्फ 3 होगा। और यदि प्रश्न उठेगा कि ऐसा क्यों है, तो आप क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ के दिखाइएगा, और दोनों के जोड़ने पर यदि 0 प्राप्त होता है तो दोनों एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा। यानी a का योज्य प्रतिलोम -a का योज्य प्रतिलोम a होगा। यदि हम इसका और व्यापक रूप लिखें और हम आपको ये कह दें कि दिया है कि a एवं b एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है, तो इसका आप क्या अर्थ समझते हैं? या इससे कोई एक व्यंजक यदि आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? तो यदि आपको प्रॉपर्टी पता है, गुण पता है कि योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है वह दो जिनका योगफल 0 होगा, तो a और b अगर एक दूसरे का योज्य प्रतिलोम है तो निश्चित रूप से हम आपको व्यंजक लिख सकते हैं कि दोनों को जोड़ने से कितना प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। ये बात हो गई आपको योज्य प्रतिलोम या योगात्मक प्रतिलोम की।
अब हम लोग कुछ गुण धर्म की बात करेंगे। प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। किसके लिए? कौन सी संख्या हम लोग सीख रहे हैं? पूर्णांक संख्या सीख रहे हैं। तो पूर्णांक संख्या के अंतर्गत कौन कौन सा गुण धर्म वह रखता है उसकी चर्चा भी हम लोग करेंगे। और एक बार गुण धर्म को यदि आप अच्छे से समझ लेंगे उसके नाम के साथ, तो यही वाला गुण धर्म आगे की संख्याओं के लिए भी या पीछे की संख्याओं के लिए भी आप आसानी से चेक कर सकते हैं। आइए पूर्णांक के अंतर्गत सबसे पहला गुण धर्म हम समझते हैं। सबसे पहले है समवरक गुण, या इसे कहते हैं समवृत्त होना। अंग्रेजी में कह सकते हैं आप इनक्लोज्ड, या कहीं कहीं क्लोजर प्रॉपर्टी भी लिखा हुआ है। आइए समझें नाम से। समवरक गुण या समवृत्त होने का क्या मतलब है? जिस प्रकार की संख्याओं को ले रहे हैं उसका यदि हम जोड़ या घटाव करें, अभी हम समवरक गुण पढ़ रहे हैं स्पेशली योग के लिए। चलिए पहले योग के लिए बात करेंगे या जोड़ के लिए बात करेंगे, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे। पहले योग के लिए बात करते हैं। तो समवरक गुण ये कहता है कि आप जिस भी प्रकार का, जिस भी ग्रुप का, जिस भी फैमिली का ले रहे हैं आप संख्या, यदि वैसी दो संख्याओं को जोड़ा जाए या दो से अधिक संख्याओं को भी जोड़ा जाए तो फाइनल जो रिजल्ट प्राप्त होगा क्या वह भी उसी ग्रुप का, उसी फैमिली का मेंबर है? यदि उसी फैमिली का मेंबर है, इसका मतलब है उसने अपना गुण बचा के रखा है, संवार के रखा है, समृद्ध है, वो क्लोजर है, गुण को कायम रखा है, तो हम कहेंगे कि वो समृद्ध है या उसमें समवरक का गुण है। जैसे हम लोग यदि पूर्णांक के लिए बात कर रहे हैं तो समवरक गुण चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के पूर्णांक लेंगे। और पूर्णांक में आप क्या क्या ले सकते हैं? निगेटिव, शून्य एवं पॉजिटिव, धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य संख्याएं। हम एक दो उदाहरण लेंगे, आप अपने कॉपी पर ऐसे ऐसे कई उदाहरण लीजिए, 8-10 उदाहरण कीजिए सब प्रकार का, और फिर आप फाइनली इस नतीजे पर पहुंचिए कि उसमें समृद्ध होने का गुण है या नहीं। जैसे हम दो पूर्णांक अभी ले रहे हैं, एक -3 लिया और एक 5 लिया। आपको ऐसे ऐसे बहुत सारे पूर्णांक खुद से कॉपी पर लेने हैं, और योग के लिए हम लोग कर रहे हैं तो इसको जोड़ के देखते हैं कि क्या प्राप्त होता है। आप पाइएगा कि -3 के साथ यदि 5 जोड़ा जाए, पहले आपने पढ़ा है संख्या रेखा के आधार पर भी, और ऐसे भी संख्याओं को आप जोड़ना जानते हैं, तो आपका रिजल्ट हुआ 2। अब देखिए -3 और 5 हम लोगों ने कहाँ से उठाया था? पूर्णांक के फैमिली से उठाया था। ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और आपका जो उत्तर प्राप्त हुआ क्या ये भी पूर्णांक के फैमिली से है? बस ये चेक करना है आपको। यदि प्राप्त योगफल भी पूर्णांक है तो हम कहेंगे कि पूर्णांक योग के लिए समृद्ध होता है या क्लोजर लॉ फॉलो करता है, उनमें समवरक गुण होता है। एक ही उदाहरण से आप इस नतीजे पर ना पहुँचें, ऐसे और भी उदाहरण आप अपने हिसाब से लीजिए। जैसे हम एक और पूर्णांक लेते हैं 0, और एक पूर्णांक हमने लिया है -4। ऐसे आप कई एक उदाहरण लीजिए, विभिन्न प्रकार की कसौटी पर कसिए, और जब हर प्रकार की कसौटी कसने पर आप हमेशा पाएंगे कि पूर्णांक को जोड़ने से पूर्णांक ही प्राप्त होता है, तब इस नतीजे पर पहुंचेंगे। इस नियम को हम लोग बना लेंगे कि पूर्णांक योग के लिए समृद्ध होता है या समवरक गुण का पालन करता है। आइए इसको जोड़ कर देखते हैं, आपका उत्तर कितना हो गया? -4। अब आप खुद से देखिए, ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, और जो आपका प्राप्त योगफल हुआ वो भी पूर्णांक के फैमिली से है, ग्रुप से है। तो पहला गुण क्लियर हो गया, किसके लिए? योग के लिए, यानी पूर्णांक योग के लिए समृद्ध होता है। अब जैसे हमने समवरक गुण पढ़ा है, ऐसे ही आइए एक दूसरा गुण पढ़ते हैं। अभी हम लोग योग के लिए विभिन्न गुण धर्मों को सीख रहे हैं। यदि आप एक बार एक किसी गणितीय संक्रिया योग के लिए सीख जाते हैं अच्छे से,
तो आगे की जितनी भी संक्रिया है, घटाव, गुना, भाग, इसका आप खुद से आसानी से जांच कर सकते हैं। आइए संबरक गुण के बाद आगे हम लोग देखते हैं क्रम विनिमेय गुण। पूर्णांक के लिए हम लोग देख रहे हैं और साथ ही साथ योग के लिए देख रहे हैं। जैसा कि नाम है क्रम विनिमेय गुण, तो इसमें क्या होगा, योग के लिए ही करेंगे, किन्हीं दो पूर्णांक को लेंगे, योग करेंगे और उनका क्रम विनिमय करेंगे। जैसे एग्जाम्पल से ज़्यादा समझिएगा, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं -5 और इसके साथ एक और पूर्णांक लिया 4। इन दोनों को आइए ऐड करते हैं। तो -5 में यदि 4 ऐड करें तो आपको क्या मिलेगा, -1। अब ठीक इसे हम लोग क्या करते हैं, इसका जो क्रम है इसको हम लोग चेंज कर देते हैं। इसको यदि हम लिख दें इस प्रकार 4 + -5, अब इसका आप रिजल्ट प्राप्त कीजिए, कितना मिलेगा। आप पा रहे हैं कि इस स्थिति में भी आपका उत्तर -1 ही आ रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे उदाहरण आपको लेने हैं। जैसे 0 में 3 जोड़ रहे हैं, क्या मिलेगा आपको, 3। क्रम यदि बदल दें, 3 में 0 जोड़े तो क्या मिलेगा, -2 के साथ -1 को ऐड कर रहे हैं। क्रम यदि बदल दे, -1 के साथ -2 को ऐड करें, फिर क्या मिलेगा। ये देखिए 2-3 उदाहरण हमने लिखे हैं, एग्जाम्पल्स लिखे हैं। आप प्रत्येक स्थिति में देखेंगे कि पूर्णांक में जोड़ की संक्रिया में यदि क्रम को बदल दिया जाए, पहले वाले को बाद में और बाद वाले को पहले कर दें, फिर भी योगफल पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, कोई अंतर नहीं पड़ रहा है क्रम को बदल देने से। तो हम कहेंगे कि पूर्णांक योग की संक्रिया के लिए क्रम विनिमय का गुण पालन करती है। ऐसे और भी आप 4-5 उदाहरण लीजिए और फिर इस नियम पर पहुंचिए कि पूर्णांक संख्याएं योग के लिए क्रम विनिमय होती है या क्रम विनिमय गुण का पालन करती हैं। इसे यदि व्यापक रूप से हम लिखें, चर राशि के रूप में लिखें, तो ऐसा आप लिख सकते हैं कि a + b = b + a, जहाँ a और b क्या है, पूर्णांक है, a एवं b पूर्णांक है। ये हो गया आपका क्रम विनिमय गुण। यानी कभी अगर आगे चल के आपको ज़रूरत पड़ जाए बीच संक्रिया में कि क्रम बदलना है, तो आप बेहिचक बदल सकते हैं यदि पूर्णांक हैं और योग की क्रिया हो रही है इस स्थिति में, हमेशा नहीं। अब जैसे संबरक के बाद एक गुण हमने पढ़ा क्रम विनिमय गुण, इसी प्रकार से अगला गुण है आपका साहचर्य गुण। साहचर्य गुण या सहचर का गुण भी इसे कहीं कहीं कहा गया है। बहुत आसान है, आइए समझते हैं साहचर्य गुण क्या है। यदि 2 से अधिक पूर्णांक, 3 पूर्णांकों को एक साथ हम योग की क्रिया कर रहे हों, जैसे हम कर रहे हैं -5 + 4 + 3, ये एक संक्रिया है। इसको देखिए हम 2 प्रकार से करते हैं। पहला प्रकार करते हैं -5 + 4 और +3 और -5 + 4 + 3। अभी यदि 3 पूर्णांक हैं हमको जोड़ने, तो किसी 2 को तो पहले जोड़ेंगे। आइए पहले हम 4 और 3 का एक ग्रुप बनाए हैं और दूसरी स्थिति में 5 और 4 का ग्रुप बनाए हैं। इस स्थिति में क्या उत्तर आएगा आपका, -5 + 7, यानी आपका उत्तर आ गया 2। और इस स्थिति में क्या उत्तर आएगा आपको, -1 + 3 अर्थात 2, बराबर का चिन्ह आप दे सकते हैं। अब दोनों ही स्थितियों में देखिए क्या हुआ, हमारा जो फाइनल योगफल था ये नहीं परिवर्तित हुआ। यानी साथ चलने का जो गुण है, साहचर्य का जो गुण है, सहचर का जो गुण है, ये कहता है कि योग की संक्रिया में यदि ये दोनों ग्रुपिंग में हैं, तो आवश्यकता के अनुसार आप इन दोनों को भी एक साथ ग्रुप में रख के पहले क्रिया कर सकते हैं। हमेशा नहीं, कब, जब पूर्णांक हों एवं सब जगह योग का काम कर रहे हों।
इसे यदि व्यापक रूप से लिखना हो तो इसी नियम को हम व्यापक रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, जहाँ ए बी सी क्या है, जहाँ ए बी सी पूर्णांक है। स्ट्रक्चर पर हमेशा ध्यान रखें आप। जिस प्रकार से ये वाला जो हमने बताया a प्लस बी बराबर बी प्लस सी, ये क्या नाम था इसका, क्रम को बदल रहे हैं तो क्रम विनिमेय, और यहाँ हमने लिखा है a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। इसमें हमने क्या किया है, साथ चलने वाले का ग्रुप अलग अलग किया है, फिर भी रिजल्ट पर अंतर नहीं है। इसका नाम हो गया साहचर्य गुण, इसका नाम है आपका क्रम विनिमय गुण, और इसके पहले हम लोग संवरक या संवरित की चर्चा किए थे। अब ये जो गुण आपने पढ़ा, इन गुणों को अधिक से अधिक एग्जाम्पल के साथ, प्रत्येक एक गुण के कम से कम 5 या 10 एग्जाम्पल्स आप खुद से लिखिए और हर बार कसौटी पर कसिए। गणित में नियम बनाने के लिए यही तरीका है कि हम करके देखते हैं, और कर के जब बहुत बार देखते हैं और हर बार देखते हैं कि अलग अलग कसौटियों पर भी हमेशा एक समान रिजल्ट मिल रहा है, उत्तर मिल रहा है, तब हम कोई एक नियम की ओर चलते हैं और नियम बनाते हैं। तो ये सारे जितने गुणधर्म आपने पढ़ा, इन गुणधर्मों को जांच करने के लिए आप खुद से मेहनत कीजिए, अलग अलग प्रकार की पूर्णांक संख्याएं निकाल कर लाइए और चेक कीजिए क्या ये गुण प्रत्येक स्थिति में कार्यरत हैं या नहीं हैं। अब जैसे ऐसे कुछ गुण हम लोग पढ़े हैं, अब आगे का गुण या आगे का गुणधर्म हम लोग अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।